हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका RDX द रुद्राक्ष शो में। आज के हमारे गेस्ट है प्रमुख फिन एडवाइस LLB, जिसके हम PFA के नाम से जानते हैं। उनके ओनर और फाउंडर, जिनके पास इस फील्ड में 6 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की है। और आज बारडोली और सूरत और मुंबई जैसी 3 से भी ज़्यादा सिटीज़ में उनकी ऑफिस है और जल्द ही दुबई और अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में अपनी ब्रांच लॉन्च करने वाले हैं। तो आज के हमारे गेस्ट है मास्टर ऑफ मनी मैनेजमेंट कहे जाने वाले मिस्टर रोमित सिंह। वेलकम सर, RDX में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब हम हमारे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक से कि PFA क्या है और PFA कैसे काम करता है और आपकी कंपनी की एक खास फिलोसॉफी क्या है। सो बेसिकली PFA इज़ कॉलेज का स्टार्टअप जो हर बच्चा करना चाहता है। तो वो कॉलेज के पहले साल से शुरू हुआ एक स्टार्टअप था, जो फिर बाद में उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होने की वजह से आगे बढ़ता गया और फिर उसमें अपने मेनली सर्विस बेस्ड बिजनेस है अपना, तो उसमें क्लाइंट्स ऐड ऑन करते गए। PFA एक ऐसी फर्म है कि जो लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो होती है, फाइनेंशियल इनको जो इश्यूज रहते हैं उनको सॉल्व करती है और मेनली फाइनेंशियल प्लानिंग पे फोकस करती है। और अभी करंट मार्केट कंडीशन में जो भी इश्यूज चल रहे हैं इन्वेस्टिंग में कि फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, तो मेनली उसको प्रिवेंट करने का काम करती है, अपने क्लाइंट्स को अच्छी तरह से गाइडेंस करके। और मेनली एक और करती है वो पोर्टफोलियो मैनेज करती है PFA मेनली। और PFA की मेन फिलोसॉफी यही है कि उसका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन 100% होना चाहिए। जो भी क्लाइंट हमारे साथ जुड़ रहा है तो उसकी एक इन्वेस्टमेंट जर्नी हमारे साथ अच्छी हो और उसका हमारे साथ एक अच्छा सा अनुभव हो, वही मेनली हमारा पर्पस रहता है। और जो भी हम अपनी सोसाइटी में जितना अच्छा पॉजिटिवली एड ऑन कर सके, तो वही मेनली PFA की फिलोसॉफी है। तो अगर कोई इंसान 50K टू 1.5 लाख तक कमा रहा है तो वो अपनी वेल्थ को बिल्ड कैसे कर सकता है आगे। 50 to 1.5 लाख इज़ अ गुड अमाउंट फॉर बिल्डिंग अ वेल्थ, क्योंकि उसमें क्या है कि आदमी की खुद की लाइफ भी रहती है, उसके पर्सनल कुछ शौक भी रहते हैं, फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्टिंग करना उसको ज़रूरी है। तो उसको अपन ऐसे 50-20-30 या फिर 60-20-20 में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड रेट तो 50-20-30 का है, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा 50% यूज़ करना और 20% सेव करना, 30% लाइफस्टाइल के लिए रखना पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अपन लेने जाए तो अपन 60% उसको पकड़ के चलते हैं कि अपन डे टू डे लाइफ में अपन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको यूज़ में लेंगे, और बाकी का जो 30% है और बाकी का 20% है, तो 60-20-20 60% अपन यूज़ में लेंगे, 20% अपन अपने जो भी बच्चों हैं उनके एजुकेशन में या फिर उनके लाइफस्टाइल के लिए रखेंगे, और 20% अपन सेव करेंगे इन टर्म्स ऑफ कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट हो जो कि मंथली जाता हो। वो बेसिकली अभी के टाइम में SIP है, बहुत सारे लोग SIP है जो एवरी मंथ स्टॉक परचेस करते हैं। तो वो डिपेंड की किसकी कितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, किसका क्या प्लानिंग है, उसके हिसाब से वो 20% को डाइवर्सिफाई कर सकता है। हाँ, तो आपने जैसे 50-20-30 रूल मतलब बताया, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई बेस्ट रेशियो क्या हो सकता है। फॉर मिडिल क्लास मैंने वही आपको बताया प्रैक्टिकल कि 60-20-20 इज़ द बेस्ट रेशियो हो सकता है। कि अगर कोई आदमी की सैलरी 1.5 लाख है तो उसका 60%, मानो कि उसका 50-60-70,000 तक वो स्पेंड कर सकता है। बाकी का 20% मीन्स के वो अपने 40-50,000 तक उसको अपने चाइल्ड की क्या बोलते हैं उसको कि सेविंग एजुकेशन में भी लगा सकता है, और चाइल्ड के फ्यूचर के लिए कहीं उसको सेपरेटली इन्वेस्ट भी कर सकता है। और बाकी का 20-30,000 है तो वो अपने लाइफस्टाइल के लिए भी यूज़ कर सकता है, किसी को कुछ चीज़ लेने का शौक हो। एग्जैक्ट। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट और हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, आप उन दोनों के बीच में रिलेट कैसे करते हो। वो दोनों अपने अलग अलग जॉनर से आते हैं। इन्वेस्टमेंट मेनली उस चीज़ के लिए होता है कि जिसके लिए अपन अपने फ्यूचर को सेव कर सके। कि मान लो कि मेरी कोई ड्रीम कार है तो मैं उसको परचेस करने के लिए अभी से इन्वेस्टमेंट करूँ ताकि बाद में जाके मैं उसको ले सकूँ, या फिर मेरा जो भी ड्रीम है वो अचीव कर सकूँ। इंश्योरेंस इस वो क्या है कि वो एक बीमा है, वो बीमा बोलते हैं कि भाई अगर अपन किसी दोस्त के साथ घूमने जाए तो बोलते कि भाई बीमा है क्या तेरा। तो मेनली इंश्योरेंस वही है कि अपन को इमरजेंसी कंडीशन में, मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली है
उसमें माता पिता और 2 बच्चे हैं, तो अगर बाई चांस उसके पिता की डेथ हो गई तो बाकी का लाइफ सर्वाइवल वो माता अपने 2 बच्चों के साथ कैसे करेगी। तो तब वो इंश्योरेंस पिक्चर में आता है कि इंश्योरेंस के पैसे जो होंगे वो आएंगे मैच्योरिटी वैल्यू पे, और फिर वो उसमें से एटलीस्ट वो अपना पूरा बाकी का लाइफ स्पेंड कर सकेगी। तो इंश्योरेंस इज़ मैंडेटरी। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे एक टाइम पे तो भी चलेगा, पहले इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। इंश्योरेंस और मेडिक्लेम ये दोनों चीज़ ऐसी है कि वो पायनियर के फर्स्ट स्टेप पे आती है, वो फाउंडेशन है। क्योंकि बिना इंश्योरेंस के आप अपना लाइफ सेफ नहीं कर सकते, क्योंकि इंश्योरेंस में भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती है। टर्म इंश्योरेंस आता है, टर्म प्लान्स आता है, यूलिप आता है, टूलिप आता है। वो फिर अपनी जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपन कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक टर्म प्लान तो होना सबका ज़रूरी है। और टर्म प्लान के साथ अपन एक छोटा सा मेडिक्लेम ले लेके, ताकि अपने को छोटी मोटी बीमारी आई और कभी ऐसे इमरजेंसी अपने को मेडिकल आई तो उसमें वो अपना मेडिक्लेम अपन को काम आ सकता है। तो EPF, PPF, SIP ये सभी चीज़ें ज़रूरी है, पर कैसे शुरुआत करें और क्यों करें वो आप रीज़न बता सकते? सो अपन इंडियन इकोनॉमी में देखने जाए तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर वो कहीं ना कहीं उनकी अच्छी जॉब है और मेनली बिजनेसमैन होते हैं, तो वो अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेजर रखते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं। मेनली बात आती है मिडिल क्लास फैमिली की, तो वो कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें और वो कैसे इन्वेस्टिंग करें। तो उनके लिए मेनली अभी आपने जो बताया मेरे को कि ETF, PPF, तो PPF इज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वो कई सारी जॉब में ऐसा रहता है कि उनकी सैलरी में से एक पोर्शन PPF का कट के ही उनके पास सैलरी आती है, तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड ही है। ETF, SIP, ETF और वो सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें और सेफ़ है वो सारी। उसके बाद अपन म्यूचुअल फंड SIP में शिफ्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड SIP अभी के टाइम पे बेस्ट है, क्योंकि अभी लोग को उनकी समझ आ रही है, वो लोग को समझ आ रहा है कि भाई इसमें पैसा कैसे मैनेज होता है, SIP एक्जैक्टली क्या होती है, अपने को क्यों पैसा SIP में लगाना चाहिए, अपनी FD SIP से क्यों डिग्रेड करती है, क्योंकि अपना इन्फ्लेशन भी अभी 6-6.5% से एवरी ईयर बढ़ रहा है, तो वो FD उसका मैच रेट कोप अप नहीं कर पाती। एक एग्जांपल है, मैंने कहीं आर्टिकल पे एडिट किया था कि 2000 की ईयर में अहमदाबाद में मैं किसी एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए जाता हूँ। मानो कि मैं गुजराती थाली खाने के लिए जाता हूँ, तो उसकी प्राइस तब 100 रुपीज़ थी। तो मैंने 100 रुपीज़ की FD तब करवाई थी 2000 के साल में। तो अभी 2025 में 100 रुपीज़ की FD का 380 रुपीज़ हो गए। और वो जो 100 रुपये की थाली मैंने खाई थी 2000 की थाल में, तो वो अभी उसकी वैल्यू 560 हो गई। तो आप समझ पा रहे हो कि FD की 100 रुपये की वैल्यू तब वो 400 है अभी। और वो 100 रुपये की जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अपन जो उसको खर्चा करते हैं, तो वो भी 580 हो गया। तो आपका पैसा धीरे धीरे डिग्रेड होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो उससे बेटर ऑप्शन अभी के लिए SIP से, म्यूचुअल फंड से, किसी को थोड़ा हाई रिस्क पे जाना हो और किसी को थोड़े बहुत मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो, किसी को स्टॉक की समझ हो और किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस लेके अगर काम करे, तो वो बहुत सारे लोग स्टॉक SIP भी करवाते हैं। कि मान लो कि किसी का इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग पर मंथ 50,000 60,000 का है, तो वो 30,000 की SIP करेगा और बाकी के 20,000 है उसकी स्टॉक SIP करेगा। स्टॉक SIP में कैसा रहता है कि जो भी अच्छे स्टॉक्स है, कि जो रिलायबल है, कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो एवरी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अपन हर कंपनी के 2-2 स्टॉक्स परचेस करते हैं, 3-3 स्टॉक परचेस करते हैं, तो वो स्टॉक SIP करवाते हैं। स्टॉक SIP वो एक एडवांस लेवल ऑफ इन्वेस्टिंग है, लेकिन अगर किसी की SIP एक मॉडरेट लेवल पे अच्छे से जा रही है, तो वो थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क लेके स्टॉक SIP करवा सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी की SIP का चंक ऑलरेडी अच्छा हो गया है सम, और उसको अभी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के स्टॉक्स में जाना है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तो स्टॉक SIP इज द बेस्ट फॉर बिल्डिंग योर स्टॉक पोर्टफोलियो। पर साथ में थोड़ा नॉलेज चाहिए, इसके साथ में नॉलेज चाहिए, और नॉलेज नहीं रहेगा तो आपके सराउंडिंग में ऐसे कोई अच्छे लोग रिलायबल हो जिनको आप कनेक्ट कर सको कि भाई मेरे को ऐसा करना है स्टॉक SIP की, तो हम कैसे करें, आप मेरे को क्या गाइडेंस दोगे। और मेनली उसमें ज़्यादा ग्रिड में आके, ज़्यादा लालच में आके स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं जाए और ब्लू चिप लार्ज कैप पे स्टॉक स्टिक रहे, तो मेनली उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म पे अच्छा रहेगा। मेनली इन्वेस्टिंग का पर्पज़ ही यही है कि इसमें ओवरनाइट कुछ नहीं है। आपको जो भी बिल्ड करना है वो डे बाई डे, वीक बाई वीक, मंथ बाई मंथ ही करना है। आप जितना अच्छे से पेशेंसली उसका वेट करोगे, जितनी अच्छी से अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपका बहुत सारा ऐसा इन्वेस्टमेंट्स रहेगा कि वो विद इन अ शॉर्ट स्पान और विद इन अ 5-10 ईयर वो आपको मल्टीफुल रिटर्न दे देगी। लेकिन मेनली आपका माइंडसेट स्टेबल होना थोड़ा ज़रूरी है। शांति से काम लेना। एग्जैक्टली। और मार्केट का पर्सपेक्टिव ऐसा भी है कि वो जब भी क्रैश आता है कि या फिर ऐसा कुछ भी कोरोना जैसा रहता है, तो लोग
अपने फियर में आके जो भी पोर्टफोलियो रहता है उसको सेल करते हैं इन लॉस में। लेकिन बिल गेट्स की एक थियरी है कि व्हेन एवरीवन इन फियर यू हैव टू बाई, एंड व्हेन एवरीवन आर बाइंग यू हैव टू सेल। सो एक चीज़ है कि अगर जब मार्केट गिर रहा है तो यू हैव टू बाई, बिकॉज आपको उस समय पे सारी चीज़ डिस्काउंट पे मिलेगी, जितने भी अच्छे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स है। और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अभी लोगों ने कोरोना में देख ही लिया कि जितने भी स्टॉक्स थे, टाटा थे, रिलायंस थे, XYZ, कोई भी अच्छी अच्छी कंपनी के, तो वो बहुत डिस्काउंटेड पे मिल रहे थे। अभी फ्रॉम कोरोना टू राइट नाउ 5 साल के स्पान में वो सारे स्टॉक्स 5 टाइम्स 6 टाइम, बहुत सारे स्टॉक 10 टाइम्स मल्टीफुल हो गए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसमें बीच में स्प्लिट भी आया रहेगा, बोनस भी इश्यू रहेगा, तो वो रिटर्न मतलब वो मल्टीबैगर कैसे बनता है उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल। तो एट द एज 25, 35, 45 तक गोल्ड, डेब्ट और इक्वालिटी को मतलब मिक्स होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? लाइफ के हर एक स्टेज में इन्वेस्टमेंट्स का ही पर्सपेक्टिव अलग अलग रहते हैं। हाँ। अगर कोई अपनी अर्ली एज में है तो वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होकर इक्विटी में ज़्यादा एग्रेसिवली कर सकते हैं। कोई अपने लाइफ के बैक स्टेज में या फिर रिटायरमेंट लाइफ जी रहा है 55-60 का, तो वो थोड़ा स्टेबल चीज़ पसंद करेगा ताकि उसको बैक में कुछ दिक्कत ना हो और उसकी पीछे की ज़िंदगी अच्छे से जा सके। हाँ। बहुत सारे ऐसे रूल्स है, बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस है कि जिसको लगा के अपन कर सकते हैं। लेकिन मेनली तो अगर मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि जो भी अपने अर्ली स्टेज में जो बिफोर 40 है, हाँ। 20 से लेकर 40 तक, हाँ। तो वो थोड़ा इक्विटी पे एग्रेसिवली जा सकते हैं, बिकॉज इंडिया इज़ ऑल्सो ग्रोइंग इकोनॉमी। तो टाइम बाय टाइम उसमें करेक्शन आते रहेंगे, टाइम बाय टाइम उसमें फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव्स दिख सकते हैं। लेकिन पूरे 5 साल के 5 ईयर ग्रोथ आपका पॉजिटिव ही रहेगा। और मेनली आप इन्वेस्टमेंट ही इसी चीज़ के लिए कर रहे हो क्या कि आप अपनी वेल्थ बिल्ड कर सको, और अदरवाइज आपके कुछ ड्रीम्स हो उसको परस्यू कर सको। तो वो उसके लिए इंडियन इक्विटी बेटर है। फिर बाद में अबव 40 के लिए अपन उसको गोल्ड, SIPs, म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि मान लो कि 30-35% गोल्ड में कर दिया, 40% इक्विटी में कर दिया, बाकी का 40%-30% उसको लिक्विडेट करके SIP में रखा, या फिर लमसम करा कोई भी फंड्स हाउसेज में। हाँ। क्योंकि उनके लाइफ अभी उनको मेनली उनका टारगेट ये नहीं है कि उनको भी यहाँ से दोगुना होना है। उनका बस ये है कि उनको अभी यहाँ से अपनी जो पीछे की ज़िंदगी है वो अच्छे से वो काट सके। तो उसके वजह से वो मेनली स्टेबल इंस्ट्रूमेंट पसंद करेंगे। और कोई ऐसा हो कि उनका जनरेशनल वेल्थ बिल्ड हो रही हो, किसी की कुछ तो प्रॉपर्टी भी की हो, या फिर किसी को कुछ एक्स्ट्रा अपने एफर्ट्स लगा के पुशअप करके उसको इन्वेस्टमेंट्स में डालना हो, फिर प्रॉपर्टी में से उसको इक्विटी में कन्वर्ट करना हो, तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन फिर वो जनरेशनल वेल्थ में क्रिएट होगी और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाएगी। मान लो कि मेरे पिताजी है, उन्होंने कहीं पे कोई प्रॉपर्टी बेच के मेरे को 50 लाख दिए, मैंने 50 लाख का पोर्टफोलियो बिल्ड किया, तो वो पोर्टफोलियो मेरे को आगे के 3-4 साल में धीरे धीरे रिटर्न देना स्टार्ट करेगा अच्छे वाले। अब वो अभी से नहीं देगा तो वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन में वेल्थ मेरी पास ऑन हो जाएगी। तो ऐसा भी प्लान कर सकते हैं कि अब आने वाली पीढ़ी के लिए भी थोड़ा बहुत अभी से इन्वेस्टिंग का प्लान कर सकते हैं। और वो सारी चीज़ें भी मेनली SIP, इक्विटी और उसके अराउंड ही घूमेगी। तो वही बात आएगी कि मेनली SIP से, इक्विटी से, गोल्ड में कर सकते हैं, गोल्ड की बीज कर सकते हैं, गोल्ड ETF कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। पर चाइल्ड एजुकेशन और रिटायरमेंट के जैसे गोल्स के लिए SIP सही है? SIP कर सकते हैं चाइल्ड एजुकेशन रिटायरमेंट के लिए। उसमें प्लान कैसे कर सकते हैं कि मान लो कि अभी उस रिटायरमेंट को चाइल्ड एजुकेशन के साथ अपन लिंक कर देते हैं कि मान लो कि मेरे पिताजी अभी रिटायर्ड हुए हैं और मेरा जो भी सन है तो अभी उसकी एज मान लो कि 2-3 साल की है। तो वो जब 20 का होगा तब जाके उसका मेजर चाइल्ड एजुकेशन का एक्सपेंस आएगा। और मेरे पिताजी अभी से रिटायर हो गए तो उनका एक रिटायरमेंट फंड आया रहेगा। तो मैं उनको रिटायरमेंट फ़ंड को ऐसे मैनेज करूँगा कि आगे के 20 साल के बाद मेरे चाइल्ड का पूरा एजुकेशन फ्री हो जाए, वो फ़ंड की इन्वेस्टमेंट से और वो फ़ंड के रिटर्न से। तो मेनली चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी अपन SIP करवा सकते हैं कि अगर किसी को ऐसे आउट ऑफ कंट्री जाना हो, या फिर किसी का ऐसा अलग से कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी रहेगी कि मेरे को इसमें से कुछ करना है ग्रेजुएशन वगैरह, या फिर किसी पेरेंट्स की ऐसी सोच रहेगी कि भाई मेरा बच्चा अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए। तो उसकी वजह से वो लोग उसको पहले से प्लान करके उसके अलग से SIP करवा सकते हैं कि मान लो कि किसी की सैलरी 1 लाख है तो उसमें से वो 5,000 या फिर 10,000 की SIP करवा सकते हैं कि जो उसके चाइल्ड के एजुकेशन के लिए ही है, फर्दर एजुकेशन के लिए। रिटायरमेंट प्लानिंग में भी अपन SWP करवा सकते हैं, सिस्टमेटिकल विड्रॉल प्लान, कि अगर मेरा रिटायरमेंट फंड आ रहा है कुछ 50 लाख 1 करोड़ का,
तो मैं उसको फ़ंड अलग अलग फ़ंड में डाल के उसका एक SWP डलवा दूंगा कि मेरे को हर महीने इतना पैसा उसमें से विड्रॉ होता रहेगा और साथ के साथ मेरा जो फंड है वो भी ग्रोथ होता रहेगा। तो अगर मेरा मान लो कि मेरा फंड 12% से ग्रो हो रहा है तो मैं उसमें से 6 या 7% क्या विड्रॉल लगा दूंगा पूरे साल का, जिसकी वजह से वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% का ग्रोथ तो करेगा ही। और मेरे को जो मेरी पेंशन बोल सकते हो उसको अपन कि एवरी मंथ मेरे को एक चंक आना चाहिए जिसके वजह से जिसके वजह मैं सर्वाइव कर सकूँ या फिर मेरी ज़िंदगी आसानी से कट सके, तो उसको अपन कर सकते हैं ऐसे प्लान। SWP भी कर सकते हैं अपन रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। और आजकल ट्रेडिंग में भी लोग जा रहे हैं, तो ट्रेडिंग में पर रिस्क भी उतना ही है, तो ट्रेडिंग सबको करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में? एक बात में बहुत अच्छी बात की, ट्रेडिंग बेसिकली क्या है कि वो सब जो ये उसकी झाक झमक है कि ये जो दिखता है बड़ी बड़ी चीज़ें शो ऑफ में दिखती है, मेनली उससे इन्फ्लुएंस होके की गई चीज़ है। बाकी बिफोर कोविड किसी को इतना कोई ट्रेडिंग वो सब के बारे में कुछ मालूम नहीं था। एग्जैक्टली लोग SIPs करवाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लमसम करवाते थे फंड्स में या फिर ETFs लेते थे, गोल्ड बीस लेते थे। ये ट्रेडिंग ये सारी चीज़ें अभी अभी रिसेंटली कोविड के बाद आई है। मेनली ट्रेडिंग का पर्पज़ तो ये है कि वो जो भी बड़े बड़े फंड हाउसेस है, बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट फर्म है, तो वो उसको एज एन हैज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं कि अगर उनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा है तो उनको कुछ प्रोटेक्शन चाहिए रहेगा। मानो कि अपनी लाइफ है तो अपने प्रोटेक्शन के लिए अपन इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसी तरह अगर मेरा पोर्टफोलियो मान लो कि 5-10 करोड़ का है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए मैं डेरिवेटिव्स का सहारा लूँगा, जो अभी अपन ट्रेडिंग बोलते हैं। तो उसका पर्पज़ मेनली उसको मतलब अपने जो पोर्टफोलियो रहेगा उसको प्रोटेक्ट करना है, नहीं कि उस पर पूरा नेकेड खेलना है। लेकिन अभी लोग क्या है कि पूरा ट्रेडिंग के बेसिस पे ही अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, फिर एंड सबको मालूम है कि वो एंड ऑफ द डे ज़ीरो ही होता है। और ट्रेडिंग मेनली चलता है ग्रिड के बेसिस पे, अपनी ट्रेडिंग का कंसेप्ट ऐसा बनाया गया है, ऐसा ही है कि वो अपने ह्यूमन इमोशन के सब अपोजिट में चलता है। अपना ह्यूमन इमोशन कैसा रहता है कि उसको गुस्सा आता है, वो ग्रिड रहती है उसमें, वो इंतज़ार नहीं कर पाता, वेट नहीं कर पाता अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, वो बैठ नहीं सकता। तो वो सारी चीज़ें अगर आप में है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। और ट्रेडिंग के लिए आपको अगर और जेन्युइनली किसी को ट्रेडिंग करना ही है कि भाई उसको पहले से ऐसा है कि मेरे को स्टॉक में या फिर ट्रेडिंग में ही फाइनेंस में ही मेरा करियर परस्यू करना है, तो वो कर सकता है। ऐसी भी बात नहीं कि वो नहीं कर सकता। लेकिन मेनली ट्रेडिंग ये है कि उसमें आपको धीरे धीरे डे बाय डे थोड़ा बहुत सब इकट्ठा करके लाइव मार्केट को ऑब्जर्व करके कि मार्केट के डायनेमिक्स कैसे वर्क करते हैं। सारे मार्केट अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। मान लो कि अभी अपन इंडियन मार्केट की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग इंडाइसिस है, अपन को इंडेक्स बोलते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। तो उनके भी सारे इंडाइसिस के अलग अलग कैरेक्टर है, कोई भी एक ही तरीके से नहीं चलते। बहुत सारे ऐसे रहेंगे कि अगर निफ्टी आपका ऊपर है तो बैंक निफ्टी नीचे रहेगा, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स अलग अलग है, उसकी जो चलने की मेथड है वो अलग है। तो मेनली अगर किसी को ट्रेडिंग में आना है और ट्रेडिंग करना ही है तो अपन उसको कर सकते हैं पॉजिटिवली लेके कि पहले स्टार्टिंग करें बेसिक से, मार्केट के फंडामेंटल से कि भाई मार्केट कैसे वर्क करता है। निफ्टी है तो निफ्टी 50 का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, निफ्टी 50 है तो उसके कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स का वेटेज क्या है। अगर वो मान लो कि निफ्टी है तो उसमें रिलायंस का वेटेज ज़्यादा है, तो अगर रिलायंस मूव करेगा तो निफ्टी कैसे मूव करेगा। ये सारी चीज़ें आप जब धीरे धीरे सीखेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर सीखेंगे, उसके टेक्निकल्स थोड़े बहुत सीखेंगे और उसके फंडामेंटल्स सीखेंगे, तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी होकर आपको थोड़ा मिला के एक बड़ा सा आपका पैकेज पूरा तैयार हो जाएगा कि जिसमें आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। फिर बाद में अब ट्रेडिंग आपने सब सीख तो लिया, लेकिन आपको ट्रेड करने के लिए एक फिक्स सेटअप चाहिए। तो फिर वो सेटअप आप सीखेंगे अपने आप से ही, आपको कुछ आइडिया रहेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं। ट्रेडिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन मेनली उसको अपन थोड़े सीरियसली वे से अगर अपन ऐसा सोच के चले कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मेरे को 1 महीने में प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। क्योंकि अगर अपन कोई चीज़ सीखने जाए, मान लो कि बच्चा पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ता है, तभी जाके 12वीं में उसको सर्टिफिकेट मिलता। अगर मैं कॉलेज की कोई ग्रेजुएशन की डिग्री करूँगा तो मेरे को 4 साल लगेंगे, बाद में डिग्री मिलेगी और फिर बाद में जॉब मिलेगी। तो मैं इसमें ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरे को 1 महीने में डिग्री मिल जाए या फिर मेरे को जो भी है मेरे को पैसा आने लगे। आई हैव टू स्टिक टू माई रूल्स, और मेरे को उसमें मिनिमम 2 साल 3 साल अच्छे से दूंगा, उसको डेडिकेटेड तरीके से दूंगा, तो ऑब्वियसली मेरे को रिजल्ट मिलेगा। और वो प्रूवन है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाने लोगे तो पूरी कायनात आपको। पर साथ में कोई
एक्स्ट्रा मनी सोर्स चाहिए, एग्जैक्टली टोटली उस पर नहीं जाना। हाँ, क्योंकि उसमें कैसा रहता है कि आपके बहुत सारे इमोशनल ब्रेकडाउन्स होंगे, आपके बड़े बड़े लॉसेस होंगे, और आपको लगेगा कि मतलब आप गिव अप करने की तैयारी में रहोगे। तो उस वक्त पे जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा मनी सोर्स रहेगा या फिर ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम है कि जो आपके पास आने ही वाला है, भले आप ट्रेडिंग करो या ना करो, तो उसको आप बियर कर पाओगे ट्रेडिंग के लॉसेस से, और आप कंटिन्यू कर सकोगे। और आपकी एक मेंटल साइकोलॉजी भी स्ट्रांग रहेगी कि भाई नहीं, चलो कुछ नहीं हुआ तो मेरे पास एटलीस्ट ये चीज़ तो है ही ना। और मैं बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भाई हमको ट्रेडिंग फुल टाइम करनी है तो कब से स्टार्ट करें। ट्रेडिंग कभी भी पहले से फुल टाइम नहीं की जाती, वो पहले सीखी जाती है, फिर बाद में कभी कभी उसको देखा जाता है, फिर आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगे तो आपको वो थोड़ा बहुत टाइम उसको ज़्यादा देने चलते हो, फिर अब जब आपको लगने जाए, आपके पास रिजल्ट हो 1 साल का, 6 महीने का, 1.5 साल का, कि नहीं भाई मैं 1 साल से प्रॉफिटेबल हूँ, मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो वर्केबल है और वो मेरे को पैसे दे रही है, तो फिर बाद में जाके आप सोच सकते हो कि भाई नहीं, चलो अब मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। और बाद में ट्रेडिंग में आ जाने के बाद भी आपको प्रॉफिट होने लगे, आपको पैसा नहीं लगे, तो उसको अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्रेडिंग ऑलवेज अपना एक रिस्क लेके चलता है, उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है, और वी हैव टू एक्सेप्ट कि मार्केट सुप्रीम है। अपन उसको ऐसे नहीं कर सकते भाई मेरे को सब आने लगा मैं बादशाह हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। बड़ा आदमी भी अगर ऐसे अपने ईगो में चला जाएगा तो ट्रेडिंग उसको 1 महीने में जो भी उसकी रियलिटी है वो दिखा दे। तो उसकी वजह से अपन उसको जितना प्रैक्टिकली लेके चले और जितना उसको अच्छे से समझ के चले कि नहीं भाई जो भी दे रहा है वो मार्केट ही दे रहा है, तो वो कभी कभी मेरे पास से लेगा भी, तो जो आप देना सीख जाओगे ना तो मार्केट खुद को आपको वापस रिटर्न दे देगा। तो ट्रेडिंग का पर्पस मेनली तो यही है कि आप उसमें से अपनी वेल्थ बिल्ड करो, फिर उसको कहीं ना कहीं पार्क करते जाओ। मानो कि आपको भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट होने लगा है तो उसमें से स्टॉक परचेस करने लग जाओ, अपने पेरेंट्स की SIP करवा दो, फिर उनके नाम पे कुछ लमसम करवा दो, फिर कुछ प्रॉपर्टी ले लो, कुछ गोल्ड ले लो, ताकि वो आपका एक बार जो प्रॉफिट होगा वो कहीं ना कहीं पार्क हो जाए। आप एग्रेशन में आके फिर वापस से उसको लॉस में मत कन्वर्ट कर दो। तो उसको अपन अच्छे से प्लान कर सकते हैं, लेकिन मेनली उसके पायोनियर, उसका फाउंडर स्टेप यही है कि आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, फिर बाद में जाके किसी से गाइडेंस लो। और विदाउट गाइडेंस ट्रेडिंग नहीं हो सकती। उसमें आपको किसी ना किसी की गाइडेंस लगेगी, क्योंकि अकेला इंसान थक जाता है, बहुत लंबा नहीं चल पाता। अगर किसी के साथ वो हो, किसी के गाइडेंस में हो, कोई एग्जैक्टली कोई उसको सिखाने वाला हो, समझाने वाला हो, तो वो अपनी 2 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो मेनली उसमें किसी अच्छे मेंटर की भी बहुत ज़रूरी आती है। ट्रेडिंग विदाउट मेंटर मेरे को नहीं लगता कि पॉसिबल हो सकता। हाँ, पर ट्रेडिंग के लिए मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, आपने आंसर तो दे ही दिया है, पर आज के न्यू जनरेशन जो ट्रेडिंग में जा रहे हैं उसमें से 90% फेल हो रहे हैं, उसके पीछे कोई 90% फेल होने का मैंने आपको यही रीज़न बताया कि उसकी जो साइकोलॉजी है वो नेगेटिव वर्क होने करती है। अगर मान लो कि कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो मार्केट का एक थंब रूल है कि मार्केट ऑलवेज वेलकम न्यूबी विथ प्रॉफिट, कि कोई भी नया इंसान आएगा आएगा गया तो उसको 100% प्रॉफिट होगा ही होगा। वो मार्केट के पैटर्न है, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जैसे जैसे वक्त बीतेगा, थोड़े महीने जाएंगे, तो वो सारा उसका प्रॉफिट भी लॉस में जाएगा और जो उसका कैपिटल है वो भी वाइप आउट होगा। तो वो वही चीज़ आती है वापस घूम फिर के कि उसकी साइकोलॉजी, उसके इमोशंस, उसकी ग्रीड, वो सारी चीज़ें उसको जब तक ओवरकम नहीं होगी तो तब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। और सिस्टमेटिकली सिस्टम बेस्ड ट्रेड करना वही मेन पर्पज़ है। और हम भी आज इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो उसका भी मेन पर्पज़ यही है और उसका मेन फाउंडेशन वही है कि वी आर स्ट्रिक्ट ओवर रूल्स, कि हमको ऐसे ग्रीड नहीं है कि अपने को हर रोज़ करना ही है। अब कुछ फिक्स सेटअप्स है, उसके बेसिस पे ट्रेड करना है। अगर मेरा सेटअप फॉर्म हुआ आज तो मैं करूँगा, नहीं हुआ तो नहीं करूँगा। लेकिन मार्केट को देखना, उसको समझना, वो कंटिन्यूटी ज़रूरी है। मैं उसको ब्रेक नहीं कर सकती कि नहीं चलो भाई आज कुछ नहीं करने को तो मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं। अगर मैं आज छोड़ दूंगा तो कल मेरे को वापस से उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसमें डबल टाइम जाएगा। तो उससे बेटर है। और 90% का लूज़ करने का एक मेजर रीज़न ये भी है कि उसको क्विक मनी चाहिए। कि उनको ऐसा है कि मैंने आज पैसे डाले तो 1 महीने में मेरे डबल होने चाहिए। यहाँ पे ऐसी डबल वाली कोई स्कीम होती ही नहीं। वो सब सारी पॉन्जी स्कीम्स होती है जिसमें आपके पैसे जाएंगे ही एंड ऑफ द डे। तो जो भी वेल्थ क्रिएट होगी, जो भी अगर किसी को बहुत अच्छे से पोर्टफोलियो मैनेज करने आता है, तो वो भी आपका पोर्टफोलियो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ग्रो करेगा। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको 12 महीने प्रॉफिट हो। अब फिर कुछ एक्सेप्शनल हो जाए या फिर कुछ ऐसा कोरोना जैसा ईयर आ जाए कि जिसमें अपने को बहुत बड़े रिटर्न मिल जाए तो बात अलग है। लेकिन हर बंदा जो पॉजिटिवली करते हैं, जो अच्छे से प्रैक्टिकली उसको लेते हैं, तो उसको अप्स डाउन्स आते ही है। और उसमें कैसा है कि आप ऊपर गए, नीचे आए तो वापस ऊपर जाना पड़ेगा। और जो भी स्टॉक्स
चलते हैं ना, वो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में चलते हैं। हाँ मान लो कि कोई स्टॉक है वो 100 से 150 गया, तो जब तक वो 150 से 130 नहीं आएगा तब तक वो वापस से 180 नहीं जा पाएगा। हाँ तो वो चलता है ऐसे हायर लो की पैटर्न में। तो सेम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में भी ऐसा है कि अगर मेरा बहुत अच्छा कंटिन्यूस प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे को ऐसा कुछ तो लर्निंग के लिए थोड़ा ड्रॉ डाउन ज़रूरी है, ताकि मैं कुछ नई चीज़ सीख सकूँ, मैं कुछ अपने दिमाग में उसको पॉइंट डाउन कर सकूँ कि नहीं भाई मेरे को अभी वापस से और ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है ताकि मैं उसको और अच्छे से कर पाऊँ। तो वो मेनली वही। और लूज़ करने का तो अभी मेन बस साइकोलॉजी है और कोई मेजर रीज़न है नहीं। और मेन तो ग्रिड है, इंसान की ग्रिड अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर बाकी ही क्या रहेगा। हाँ। तो और मैं तो कहता हूँ कि ट्रेडिंग में आने की जगह अपने जो भी है यंगस्टर्स है उनको इन्वेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए। कि अगर कोई इंसान अपनी 20-22 साल की एज में इतने लाखों रुपीस लॉस कर रहा है ट्रेडिंग में, तो अगर वही पैसे को वो थोड़ा इन्वेस्टिंग में अच्छे से लगा दे तो वो एटलीस्ट 27-20-30 तक का भी हो जाएगा, तब तक भी वो पोर्टफोलियो डबल हो जाएगा। तो उसको थोड़ा अच्छे से एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से लेके अगर अपन कर सके तो उसमें अपने को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। मतलब लॉन्ग टाइम सोचना है। एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म। और उसमें भी अभी एक रिसेंटली एग्जांपल लेता हूँ मैं कि एक रिसर्च है कि जो भी मिड कैप और स्मॉल कैप के जो भी स्टॉक्स है, तो अभी क्योंकि कोरोना क्रैश हुआ है फिर बाद में जो मार्केट मूव हुआ है पिछले 4-5 सालों में, तो स्मॉल कैप के रिटर्न ज़्यादा है मिड कैप की वजह से, क्योंकि वो कंपनी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन ओवर द पीरियड आप कभी भी देखने जाओगे तो मिड कैप के रिटर्न को कभी स्मॉल कैप ने बीट नहीं किया है। मिड कैप का रिटर्न हमेशा ज़्यादा ही रहेगा स्मॉल कैप की वजह से, क्योंकि उसमें कैसा है कि स्मॉल कैप थोड़ा रिस्कियर साइड पे रहता है। उसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी है कि जो अभी अचानक से आई और ग्रो कर रही है। हाँ। मिड कैप का सेगमेंट ही आई अपने को खुद को मिड बोलता है कि वो ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है और वो स्टेबल हो गई है अभी, तो अभी उनमें ग्रो होने की पोटेंशियल ज़्यादा है। तो वो आपके पैसे को संभाल के भी रखेगी और ग्रो भी करके देगी। तो इसी वजह से मिड कैप प्रीफर कर सकते हैं आप और स्मॉल कैप फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि आपने मेरे को अभी बात बोली कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है और लॉन्ग टर्म की वेल्थ क्रिएट करनी है, और लॉन्ग टर्म मिनिमम 10 साल 15 साल 20 साल का ही रहता है, तो उसको ही लॉन्ग टर्म बोलते हैं अपन। तो उसमें अपन ये मिड कैप वाली जो मैंने आपको मेथड बताई वो अभी अपन प्लान कर सकते हो उसमें, और थोड़ा बहुत साथ में कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते जाए, पोर्टफोलियो क्रिएट करते जाए, तो उसका भी बेनिफिट अपने को मिल सकता है। तो अभी हम हमारे एंड की तरफ बढ़ते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एक 90 डेज प्लान स्टेप बाय स्टेप मिडिल क्लास फैमिली, जो मतलब कोई एक बंदा जो मिडिल क्लास फैमिली से है और अभी बिगिनर है, तो वो उसके लिए आपको एक 90 डेज प्लान दे सकते हैं स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करने के लिए? पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग के लिए कोई 90 डे प्लान नहीं होता, लेकिन अपन उसको स्टार्ट कहाँ से करें। तो जो भी बहुत सारे अपन ने अननेसेसरी हायर इंटरेस्ट के लोन ले रखे, तो पहले अपन उनको क्लियर करते, धीरे धीरे मार्केट को समझते। अगर मार्केट अभी हायर साइड पे हो तो थोड़ा वेट करके 2-3 महीने के बाद स्टार्ट करेंगे, जब मार्केट थोड़ा डाउन साइड पे आएगा अपने को अच्छी वैल्यूएशन पे सारी चीज़ मिली रहेगी। तो आदमी वहाँ से स्टार्ट कर सकता है कि पहले के इनिशिएशन के पहले 3-4 महीने तो वो अपने जो भी प्रीवियस डेब्ट्स है, प्रीवियस उनकी जो हायर इंटरेस्ट के लोन्स है, थोड़ी छोटी मोटी जो लोन रहेगी अपनी, उनको क्लियर करे। वो सारी क्लियर हो जाएगी, फिर बाद में उनके पास थोड़े बहुत पैसे बचेंगे इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि वो धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल भी मैनेज करेगा, अपने घर के खर्चे भी मैनेज करेगा, फिर बाद में जाके इन्वेस्टिंग का सोचेगा। ऐसा नहीं, अपने को पहले से एक फिक्स करके रखना है कि अगर मैं 1 लाख कमा के रहा हूँ हर महीने, तो एटलीस्ट मेरे को 25 से 30 हज़ार तो इन्वेस्ट करने ही करने हैं, कैसे भी करके। तो वो अपन धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आदमी म्यूचुअल फंड्स कराएगा, SIP कराएगा, तो SIP पहले 2-3 महीना आपको नेगेटिव रिटर्न भी शो करेगी, पॉजिटिव भी शो करेगी, 0-0 पे भी रहेगी। फिर बाद में जाके थोड़े महीने के बाद आपको वो उसका रिटर्न देखना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, और वो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको वो कंटिन्यूटी मिलती रहेगी। तो ऐसा 90 डेज़ प्लान सजेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ऐसा अपन क्लैरिफाई कर सकते कि पहले 30 डेज़ में अपन पहले तो अपना खुद का फाइनेंशियल समझे कि वो कैसा है, मेरी इनकम कितनी है, मेरा आउटगोइंग कितने है, मेरे ऑलरेडी कितने डेब्ट खड़े हैं। फिर सेकंड महीने में अपन उसको धीरे धीरे क्लियर करने का सोच सकते हैं कि अगर भाई मेरे इतने डेब्ट्स है, मेरी इतनी छोटी छोटी लोन्स है जो बहुत हायर इंटरेस्ट रेट्स पे, तो उसको मैं पहले क्लोज़ करूँ। फिर बाद में 3rd महीने पे आके मैं सारा जब क्लोज़ करूँगा तब मेरे को एक क्लियर पिक्चर रहेगा कि नहीं भाई अब सब मिटा के सब काट कूट के मेरे पास इतने पैसे बच रहे हैं, और जिसमें से मेरा घर चल रहा है, मेरा बच्चे की पढ़ाई हो रही है, मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए बच रहे, तो फिर उसमें से मैं इतना कर सकूँगा इन्वेस्टमेंट। तो फिर बाद में 3rd मंथ्स के एंडिंग से अपन धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर वो आप धीरे धीरे एक SIP में एक और भी चीज़ आती है
इन्वेस्टिंग में मेनली कि मान लो कि अगर मैं इस साल पूरे साल में मैंने 1 लाख रुपये सेव की और 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, तो जैसा अगले साल मेरी सैलरी इंक्रीज़ होगी तो उसके साथ मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी सैलरी 1.5 लाख हो गई और मैं अपनी इन्वेस्टिंग 1 लाख से ही कर रहा हूँ, तो वो भी एक थंब रूल के एवरी ईयर 5% या 10% से आपकी इन्वेस्टिंग भी आप अगर बढ़ाओगे तो एंड ऑफ द आपका ईयर और एंड ऑफ द आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको उसका बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। कि मान लो कि अगर मैंने इस साल 1,05,000 की SIP की, अगले साल 1,10,000 की करूँगा, 1,20,000 की करूँगा, तो वो कंपाउंडिंग जब होगा ना तब आपको बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देगा। और बड़ी बड़ी वेल्थ ऐसे ही क्रिएट हुई है, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं हुई है यहाँ पे। जो भी बंदे ने अच्छे बड़े रिटर्न्स बनाए वो उसने सालों तक वेट किया है वो, और मेनली सही अपॉर्चुनिटी का वेट किया कि मान लो कि अभी मेरे को ऐसा है कि 90 डेज में स्टार्ट कर ही देना, ऐसा नहीं है। वो मेरा एक थंब रूल है, मेरा एक प्लान है कि मेरी फाइनेंशियल्स को फिर से रिवाइज करने का, रिस्टार्ट करने का, उसको वापस से ग्राउंड पे लेके आने का। लेकिन ऑलवेज वी प्रीफर कि अपन एक राइट टाइम का वेट करें। और हमारे इतने अच्छे रिजल्ट्स और इतने अच्छे परफॉर्मेंस का भी मेन रीज़न यही है कि हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि इंसान को समझाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि भाई वो उसको बेचैनी होती है, भाई क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, क्यों पैसे ऐसे ही रखे पड़े, क्यों अभी आप नहीं कर रहे हो। तो उसको अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी में सारी चीज़ें ही चलती है टाइम के सराउंडिंग में, कि आपने कितना अच्छा टाइम पिक किया और कितनी अच्छी प्राइस पिक की। तो आप अगर राइट टाइम का वेट करोगे तो आपको अच्छी प्राइस भी मिलेगी। आपको वो जो एक साइकोलॉजिकल हर्डल रहता है कि बहुत सारे बार ऐसा होता है कि मैंने कोई चीज़ बाई की और वहीं से वो गिरने लगी और फिर वापस बहुत गिरी, फिर वापस से मेरे प्राइस पे, फिर मेरे को पॉजिटिव में गेन दिखा है। तो वो जो नेगेटिव की जर्नी है तो आपके दिमाग पे बहुत इम्पैक्ट डालेगी। तो उसकी वजह से अगर आप थोड़ा अच्छे वक्त का वेट कर लेंगे या फिर एक राइट टाइम का वेट करोगे तो आपको पॉजिटिव रिटर्न भी मिलेंगे और आपकी जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स या फिर साइकोलॉजिकल हर्डल्स थी तो वो भी आपको नहीं रहेगी और आपको वो बेचैनी वो भी नहीं रहेगी कि भाई मेरा पोर्टफोलियो क्यों नेगेटिव है, मेरे SIPs क्यों नेगेटिव है। तो मेनली एक राइट टाइम का वेट करना सबसे बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ, सो इन शॉर्ट लॉन्ग टर्म सोचना है, टाइमिंग पर काम करना है, और कभी लॉस में जाए तो माइंड में एग्जैक्टली अगर आप अच्छा टाइमिंग सेट करके चलोगे और किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की गाइडेंस में रहोगे तो वो आपको अप्स डाउन्स रहेंगे, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म का नेगेटिव नहीं सहना पड़ेगा। क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मान लो कि मेरा कोई क्लाइंट है वो नेगेटिव में चला भी गया तो भी मैं उसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ या फिर उसके नेगेटिविटी को कैसे सॉफ्ट स्पन में एंड कर सकता हूँ या फिर उसको कैसे उसके नेगेटिव टाइम स्पन में मैं हेल्प कर सकता हूँ ताकि वो ज़्यादा मेंटली सफ़र ना हो। तो वो अच्छे एक फाइनेंशियल प्लानर की मेनली यही रहती है खासियत कि वो अपने क्लाइंट्स को हर सिचुएशन में कैसे संभाल पाएगा। कुछ नेगेटिव होगा तो भी वो उसको समझाएगा, कुछ पॉजिटिव होगा तो भी समझाएगा कि भाई अभी आपको यहाँ से उसको सेटलमेंट करके कहीं और जगह मतलब राउंड ऑफ करना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट्स तभी आपकी बड़ी होगी, मतलब आपकी वेल्थ तभी बड़ी होगी जब आप उसको रोटेट करते रहोगे। कोई चीज़ एक ही जगह पड़ी रहेगी तो वो अपने लंबे वक्त के लिए आपको रिटर्न देगी लेकिन वो टाइम भी लंबा लेगी। लेकिन अगर आप उसको रोटेट करते रहोगे, मार्केट में भी रोटेशन चलता है, उसमें सेक्टोरियल रोटेशन रहते हैं। मानो कि अभी ऑटो सेक्टर चल रहा है, थोड़े वक्त के बाद सीज़न चेंज होगी तो अगर केमिकल सेक्टर चलेगा, थोड़े वक्त के बाद अभी दिवाली आएगी तो FMCG के सारे सेक्टर चलेंगे। कुछ कोरोना जैसी बीमारी आ गई तो हेल्थ सेक्टर ज़्यादा चल जाएगा। तो अपने सब सेक्टर की एक टाइम साइकिल रहती है कि सब अपनी अपनी टाइम साइकिल में चल रहे। तो उसी टाइम साइकिल को लेके आप अपनी इन्वेस्टिंग की भी टाइम साइकिल लेके चलोगे कि भाई मेरे अपने टाइम बाई टाइम, मान लो कि मैंने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, मेरे को वहाँ से 2 गुना 3 गुना रिटर्न मिल गया तो अभी मैं उसको शिफ्ट कर दूंगा या फिर उसको रोटेट कर दूंगा किसी ऐसे अंडर वैल्यू स्टॉक में जो अभी मूव होना बाकी है। तो ऐसे उसको कंपाउंडिंग करके टाइम बाई टाइम एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की गाइडेंस लेके मैं उसको और अच्छे से बिल्ड कर सकता हूँ।